दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। ये 4th क्वेश्चन बनना है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज लेना और दहेज देना दोनों को बताया गया है और दोनों ही इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कहाँ लागू है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू है। और इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। सेकंड परिभाषा दहेज की परिभाषा है, धारा 2 दहेज की परिभाषा। इस अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या उसके पश्चात किसी भी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, पहली चीज, विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, मतलब लड़का और लड़की दोनों को की बात की है, और विवाह के पहले भी की जा सकती, विवाह के समय भी की जा सकती, और इसमें विवाह के पश्चात जो है, विवाह के पश्चात 1986 में जोड़ा गया था। विवाह के पश्चात दहेज लेना देना अपराध है के समय दोनों पक्षकार में से किसी के भी द्वारा या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को जो दिया जाता है। इसमें फिर है उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में, मतलब जिन दो व्यक्तियों की शादी हो रही है, ये जो लेन देन होना चाहिए ये उसी के संबंध में होना चाहिए। या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देना चाहिए। डायरेक्ट भी दे सकते हो, आप दिखा के भी दे सकते हो, इनडायरेक्ट भी दे सकते हो। आप डायरेक्ट दे सकते हो, आप डायरेक्ट दहेज मांग लिया, दहेज चाहिए, और आपने दहेज ना मांगते हो डायरेक्ट सेकंड तरह से बताया, हमारे बच्चे की पढ़ाई में ये खर्चा आप दे दीजिए, इस तरह से ही मांग सकते हो। किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वयं विधि शरीयत लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं, मतलब मेहर को दहेज नहीं कहा जाएगा। क्लियर? रखा मूल्यवान प्रतिभूति क्या है? तो मूल्यवान प्रतिभूति का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में बता रखा है। धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की, दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति, या तो आप दहेज दे रहे हैं, दहेज ले रहे हैं, कुछ भी, यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, मतलब जिस तारीख को यह अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ यह अधिनियम? 1 जुलाई 1961। 1 जुलाई 1961 के बाद क्या करता है? दहेज देगा या दहेज लेना या दुष्प्रेरित करता है, लेना देना कुछ भी करता है या उसके लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, मतलब मिनिमम कितना रहेगा? 5 वर्ष तक की उसमें सज़ा है। 5 वर्ष तक की सज़ा बताइए, मिनिमम नहीं बताया कि आपको इतना भोगना ही है। 5 वर्ष तक की सज़ा मतलब मैक्सिमम टाइम लिमिट उन्होंने बता दी। और जुर्माने से जो 15,000 रुपये से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक, इसमें से जो भी अधिक हो कम नहीं होगा। मतलब दहेज धारा 3 के अनुसार दहेज लेने और देने के लिए व्यक्ति को सज़ा कितनी दी जा सकती है? 5 साल तक की सज़ा और 15,000 रुपये या दहेज का मूल्य, दोनों में से जो भी अधिक है वो सज़ा रहेगी, है ना। उन्होंने आगे बता दिया है, परंतु पर्याप्त कारणों से न्यायालय 5 वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास का भी दंडारोपित कर सकता है। अब इसमें सेकंड इसका पैरा कहता है, ऐसी भेंटों को जो वधू के विवाह के समय उस निर्मित कोई मांग किए बिना दी जाती, उसके संबंध में लागू नहीं होती। दहेज प्रतिषेध अधिनियम किन पे लागू नहीं होता? मेहर पे लागू नहीं होता। एक, ऐसी भेंटों को, मतलब अगर लड़की वाले लड़की को अपनी इच्छा से कुछ देते हैं, सिर्फ लड़की को, तो वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगा। परंतु यह जब तक कि ऐसी भेंट इस अधिनियम के अधीन बनाए गए अधिनियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज हो, और जो आपको भेंटें मिली है वो इस अधिनियम में जो इसके नियम, दहेज प्रतिषेध नियम बना रखे हैं, उसके अंतर्गत सूची दी होना चाहिए। उसके बाद बताता है, ऐसी भेंटों को जो वर्ग को विवाह के समय उस निर्मित मांग किए बिना दी जाती, उसके संबंध में लागू नहीं होता। अब इसका सेकंड का बी कहता है कि वर्ग को भी अगर विवाह के समय कुछ चीज़ आगे होके दी गई तो इसको हम दहेज नहीं मानेंगे। कब? वही आ जाएगा कि उसमें डायरेक्ट आप इनके नियम में आपने सूची में दर्ज कर रखी। इसका परंतु कहता है, इसका सेकंड परंतु क्या कहता है? परंतु यह कि जहाँ ऐसी भेंटें जो वधू द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या वधू के नातेदार द्वारा दी जाती, और ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की है और उनका मूल्य ऐसे व्यक्ति की वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिनके द्वारा यह ऐसी भेंटें दी गई अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये जो लड़की, सिर्फ लड़की वालों के लिए बात करी है कि अगर लड़की की तरफ से कुछ भेंटें दी जा रही है
तो लड़की वाले की हैसियत के अकॉर्डिंग दी जाती है, तो दहेज में काउंट नहीं होगी। और जो रूढ़िगत प्रथा की, जैसे मंगलसूत्र होता है, कान के हो गए, क्या जो भी रहते हैं, कुछ बर्तन जो भी देना है, ये सारी चीज़ें रूढ़ी में मतलब आपकी प्रथा के अनुसार देना कंपलसरी है लड़की को, तो दीजिए, हम दहेज में नहीं काउंट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि लड़के वाले के वित्तीय स्थिति से ऊपर नहीं जाना चाहिए वो चीज़ें। लड़की वाला कमा 1 लाख रुपए महीना आ रहा है, आप उससे 1 लाख रुपए तक की कुछ चीज़ वहाँ पर वो दे सकता है उसके हिसाब से। अब एक लड़की वाला है जो 10,000 रुपये या 5,000 रुपये महीने की नौकरी करता है, अब आप उसको बोलते हो कि हमारी प्रथा में तो 1 तोले का वो 10 ग्राम का सोने का हार चाहिए या मंगलसूत्र चाहिए, उसकी स्थिति से बाहर चले गए, या आपने बोला हमको कार चाहिए, हमारी रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत आता है, तो वो काउंट नहीं होगा, फिर वो दहेज माना जाएगा। धारा 4, दहेज मांगने के लिए शास्ति। अब 3 में अपन ने बात करी दहेज देने या लेने के लिए दंड, 2 में बात करी दहेज की परिभाषा। अब 4 क्या कहती कि दहेज मांगने के लिए शास्ति। और दहेज कौन सा, जो धारा 2 में बता रखा अपन को दहेज, है ना। तो इसमें लिखा है, यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर्ग के माता पिता या अन्य नातेदार संरक्षक किसी से दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा। अब आपने लड़की की शादी कर रहे हो, लड़के की शादी कर रहे हो, इसमें वहाँ पर आपने मांगा, आगे होके मांग रहे हो कि हमको ये चीज़ चाहिए, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ज़रूरी नहीं है कि कौन मांग रहा है, उसके नातेदार भी मांगते हैं तो भी इसमें काउंट हो जाएगा। तो वह कारण धारा 4 का अपराध करने पर दहेज सिर्फ मांगने पर क्या सज़ा दे दी उन्होंने, 6 मास से कम की नहीं, मतलब कम से कम मिनिमम सज़ा होगी 6 मास, किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। मतलब 6 माह से 2 साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये दंड। लेकिन न्यायालय को इसमें कुछ कमी करना है तो 6 माह से कम भी कर सकता है। क्या बन सकता है, दहेज मांगने के लिए कितनी शास्ति, दहेज मांगने के लिए 6 माह से 2 वर्ष तक की शास्ति और 10,000 रुपये तक का जुर्माना, खत्म। 4A, विज्ञापन पर पाबंदी लगा रखी। अब किस तरह के विज्ञापन, यदि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है, क्या बोल रहे हैं कि अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप किसी समाचार पत्र, नियतकालीन पत्रिका, जनरल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों के किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अंश की प्रस्थापना करेगा। मतलब एक व्यक्ति है, बोल रहा है कि मेरी लड़की या मेरे लड़के या मेरा कोई रिश्तेदार है, इससे अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो मैं उसको इतना पैसा दूंगा या मेरा बिजनेस में हिस्सा दूंगा। इस तरह की विज्ञापन करने पर पाबंदी लगी। सेकंड कहता है इसका बी, खंड ए में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा, मतलब इस तरह का कोई भी विज्ञापन या तो छपवाता है या प्रकाशित करता है या सर्कुलेट करवाता है, तो वह कारावास जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना जो 15,000 रुपये तक का हो सकेगा। देखो, दहेज मांग लो तो सज़ा कितनी, 6 मास से 2 साल तक की, लेकिन अगर आपने दहेज के लिए विज्ञापन दे दिया तो 6 मास से 5 साल तक की सज़ा, और जुर्माना हो गया सीधा 15,000 रुपये। क्लियर। धारा 5, दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना। विधि विरुद्ध करार है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी दे रखा है कि विधि विरुद्ध करार शून्य है, तो यहाँ पर दे दिया है कि दहेज लेने और देने या लेने के लिए जो करार किया हुआ वो शून्य हो गया। धारा 5 शून्य की बात कर दी। धारा 6 क्या कह रही, दहेज का पत्नी या उसके वारिस के फ़ायदे के लिए होना। अब ये जो दहेज दिया गया है, यहाँ पे पुरुष की बात नहीं कर रही, यहाँ पत्नी की बात कर रहे हैं, मतलब महिला की बात कर रहे हैं कि ये जो दहेज दिया गया है ये किसी स्त्री के फ़ायदे के लिए हो सकता है। तो जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया था, एक लड़की की जिसकी शादी हो रही है उसको ना देते हुए किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसको दिया है ना, दिया गया, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब जिसकी शादी थी लड़की की, उसने दहेज नहीं प्राप्त किया पर उसकी तरफ किसी और ने प्राप्त किया है, वहाँ वह व्यक्ति उस दहेज को क्या कर सकते हैं, यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था, शादी होने के पहले अगर आपने दहेज प्राप्त किया है तो जिस तारीख को आपकी शादी हो गई, उस लड़की की शादी हुई, तो शादी होने के 3 मास के भीतर आपको उस लड़के को वो दहेज देना पड़ेगा, जो भी आपने संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति ली वो देना पड़ेगा। सेकंड कहता है यदि वह दहेज विवाह के समय लिया गया था, पहला हो गया विवाह के पूर्व, सेकंड कह रहे हैं विवाह के समय, अगर विवाह के समय लिया गया था तो विवाह होने के पश्चात उसको 3 माह के भीतर उस लड़की को देना पड़ेगा जिस स्त्री की शादी हुई है। थर्ड कह रहे हैं यदि वह उस समय जब स्त्री अवयस्क थी, अब बचपने में शादी हो गई,
18 साल की उम्र के पहले शादी हो गई, तब प्राप्त किया था, तो उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3 मास के भीतर, जैसे ही वो लड़की वयस्क होगी, वयस्क होते ही वो दहेज आपको उसको 3 माह के भीतर उस स्त्री को अंतरित करना पड़ेगा। किस स्त्री को? जिसके विवाह के संबंध में आपने दहेज प्राप्त किया था। स्त्री को अंतरित कर देगा और ऐसे अंतरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो दहेज, जिस स्त्री की शादी स्त्री के पहले अगर कोई व्यक्ति उस दहेज को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो किस रूप में दहेज अपने पास रख सकता है? तो न्यास के रूप में, है ना। और वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो व्यक्ति, दहेज लेने वाला व्यक्ति कहलाएगा न्यासी। सेकंड क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित किसी संपत्ति का, उपधारा 1 मतलब जो दहेज विवाह के पूर्व, पश्चात या विवाह के समय जो संपत्ति ली है वो वाली, अपेक्षित किसी संपत्ति का उसके विनिर्दिष्ट परिसीमन काल के भीतर, जो बता रखा ना शादी के 3 माह बाद, ये वाला भीतर या अंतरण में असमर्थ रहता। उनको बोला कि आपको शादी के 3 महीने के बाद देना है या जब वो वयस्क हो जाए जब देना है, और वो ऐसा करने में असमर्थ रहता है, तो उस व्यक्ति को सज़ा, जिसने दहेज लिया था उस व्यक्ति को क्या सज़ा होगी? 6 मास से कम की नहीं किंतु 2 वर्ष तक के, या जुर्माना जो 5,000 से कम का नहीं होगा किंतु 10,000 रुपये तक। अब यहाँ पे दहेज गबन अगर ज़्यादा भी कर दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर 5,000 से 10,000 रुपये तक की ही सज़ा है, जुर्माना है ना। अब आगे क्या होता है? 3 क्या कह रहा है? जहाँ उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, दहेज लेने देने, दहेज की जो विवाह के पूर्व, पश्चात या 18 वर्ष की आयु के पहले जब वो लड़की प्राप्त करने के हकदार है, उसके पहले ही उस लड़की की मृत्यु हो गई जिसके संबंध में वो दहेज दिया गया था, उस अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता, वह स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे। अब इसके जो विधिक वारिस है वो व्यक्ति उस व्यक्ति से संपत्ति मतलब जो दहेज लिया था उसको प्राप्त करने के हकदार होंगे। परंतु जहाँ ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, वहाँ ऐसी संपत्ति, अब लड़की की शादी हुई, उसने संपत्ति नहीं दी और 7 साल के भीतर उस लड़के की डेथ हो गई, अब ये संपत्ति किसके पास जाएगी? यदि उसकी कोई संतान नहीं है, अगर संतान है तो संतान के पास, और अगर संतान नहीं है तो लड़की के जो माता पिता थे उनको अंतरित की जाएगी, सबसे पहली चीज़। यदि उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी और ऐसे अंतरण तक ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में धारित की जाएगी। अगर उस की कोई संतान है तो संतान को दी जाएगी, और अगर संतान 18 वर्ष से कम की है तो किस अन्य को दी जाएगी, और वो व्यक्ति उस संपत्ति को कैसे धारण करेगा? न्यास के रूप में धारण करेगा। जहाँ उपधारा 1 में या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का अंतरण करने में असफल रहता है, वहाँ 2 द्वारा सिद्ध दोष ठहरा जाएगा। मतलब 2 द्वारा, ये ऊपर जो बता रखा ना, 6 मास से लेकर 2 साल तक की सज़ा और 5,000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना उससे वसूल किया जाएगा। सिद्ध दोष ठहराए जाने के पूर्व संपत्ति का उसके हकदार स्त्री को या उसके माता पिता को, वारिसों को अंतरित नहीं किया, वहाँ न्यायालय उपधारा के अधीन दंडनीय अतिरिक्त लिखित आदेश में यह निर्देश भी दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति ऐसी संपत्ति का यथास्थिति ऐसी स्त्री या उसके वारिस या माता पिता या संतान को ऐसी अवधि के भीतर जैसा निर्दिष्ट की जाए। मतलब जो न्यायालय आदेश दे दे, आपने उस टाइम तो दी नहीं, अब न्यायालय जो आदेश दे रहा है आपको उस टाइम लिमिट में उस संपत्ति को उसके वारिसों को देना है, अंतरित की जाए। और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देश का, जो न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया, उसको पालन करने में असफल रहता है तो संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम, अब जितना भी दहेज उस व्यक्ति ने रिसीव किया था उतने तक की रकम या ऐसी वस्तुएं की जा सकेगी मानो ऐसे न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो। अब मान लो 1 लाख रुपए का दहेज उसने प्राप्त किया, संपत्ति का मूल्य और नगद मिला के 1 लाख रुपए, तो फिर न्यायालय उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकती है और सारा वो पैसा उसको देना। और ये जो आदेश दिया जाएगा कि आप दहेज की रकम दो, इसको एक तरह से जुर्माना की तरह वसूल किया जाएगा। ओके, अब इस संबंध में कि कोई बात धारा 3 या धारा 4 के प्रावधानों पर उपबंध पर प्रभाव नहीं डालेगी। इन्होंने धारा 3 और धारा 4 की बात बोला है कि इस पर प्रभाव नहीं डालेगी। क्यों? क्योंकि धारा 3 में क्या लिखा है, लेने और देने के लिए शास्ति, और धारा 4 कहता है दहेज मांगने के लिए शास्ति, है ना। अगर ये पॉइंट नहीं लिखते तो यहाँ पर अपन दहेज वापस मांग भी नहीं सकते थे। क्लियर?
दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7, अपराधों का संज्ञान कौन ले रहा है? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए, मतलब सीआरपीसी अपन को कुछ भी बोले उसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा, है ना। मतलब सीआरपीसी में क्या बोला है अपन को कि 3 साल तक के अपराध कौन सुनेगा? मजिस्ट्रेट। लेकिन यहाँ पे तो 5 साल तक की सज़ा आ गई, तो 5 साल तक की सज़ा के लिए भी कौन कर रहा है? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय सुनेंगे। अवर इनसे नीचे का कोई नहीं सुनेगा, इनसे ऊपर का कोई भी सुन सकता, लेकिन इनसे नीचे का नहीं सुन सकते। सेकंड बी इसका, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, अब संज्ञान कब कब लिया जाएगा, है ना, अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, मतलब सबसे पहली अपनी जानकारी पर कब, या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर उसको एफआईआर मिल गई हो, स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। अपराध से व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के माता पिता या नातेदार द्वारा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था या संगठन द्वारा परिवाद करने पर, मतलब स्वतः भी ले सकता है, फर्स्ट पुलिस रिपोर्ट पर भी ले सकता है, और थर्ड है परिवाद पर ले सकता है। 3 तरह से ये संज्ञान ले सकता है। अब संज्ञान वो जो परिवाद है, परिवाद किस किस के द्वारा किया जाना चाहिए? परिवाद हो सकता है व्यथित व्यक्ति जिससे दहेज मांगा है, उसका कोई नातेदार है, या उसके माता पिता, या कोई मान्यता प्राप्त संस्था है, उस संस्थान द्वारा ही परिवाद किया जा सकता है। इसका 7 का सी क्या आता है? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि भाई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराएगा किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सके। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर महानगर मजिस्ट्रेट या जेएमएफसी जो है, ये जेएमएफसी अपन को यहाँ पर 5 साल तक की सज़ा भी दे सकते हैं। सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि जेएमएफसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की सज़ा दे सकता है। पर यहाँ पर ये उसकी जो लिमिट है, उस लिमिट को ओवरलैप कर गया, बाहर निकल गया, है ना। अब मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था में जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जिसको मान्यता दी गई है, बस इतना याद रखना। अब इसमें दे रखा है परिसीमा की बात है। सेकंड 7 का 2, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 36 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को लागू नहीं होगी। परिसीमा की बात कर रखी वहाँ पर, यहाँ पर परिसीमा लागू नहीं होता। कभी भी आप इसका अपराध के से संबंधित है, कभी भी दहेज की कंप्लेंट कर सकते हैं। आगे दिया है थर्ड, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी कोई भी कानून कुछ भी बोले उसके बावजूद भी अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कथन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा। जैसे लिख रखा है दहेज लेना और देने के लिए शास्ति, है ना। तो वहाँ पर अगर लड़की वाले ने लड़की वाले से दहेज मांगा, मुझे 1 लाख रुपए दो, लड़की वाले ने पहली बार दहेज दे दिया 1 लाख रुपए, तो उसने अपराध तो कर दिया, लेकिन वो बाद में फिर मांग रहा है। अब ये लड़की वाला जाके खुद बताता है कि साहब ऐसा ऐसा हुआ मेरे से, एक बार मैंने पैसा दे चुका हूँ, दूसरी बार फिर मांग रहे। तो अब इसका सिर्फ इतना बताने से कि मैं पहले दे चुका हूँ, उसको अभियोजन के लिए दायी नहीं बना देगा, मतलब उसके खुद के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। क्लियर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8, अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय और अजमानती होना, और अजमानती और अशमनी होना, मतलब इसमें कुछ अपराध के लिए बता रखा है कि वो अजमानती रहेंगे, अशमनी रहेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता के इस 1973 इस अधिनियम के अधीन अपराधों को वैसे ही लागू होंगे मानो वे ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए और निम्नलिखित से भिन्न विषयों के प्रयोजन के लिए उस संहिता की धारा 42 में विनिर्दिष्ट विषय और किसी व्यक्ति के वारंट के बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार संज्ञेय अपराध हो। मतलब उक्त इन दोनों प्रोविज़न को छोड़ने के बाद, इन दोनों प्रोविज़न को आप छोड़ सकते हो। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानती और अशमनी होगा। धारा 8A, कुछ मामलों में सबूत का भार। अब सबूत का भार किस व्यक्ति पर रहेगा, है ना। जहाँ कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या देने का दुष्प्रेरण करने के लिए या धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अधिरोपित किया जाता है, वहाँ यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा मानो उसने उन धाराओं के अधीन अपराध नहीं किया है। मतलब यहाँ पर एक्यूज जो अपराधी है, अपराधी को ही साबित करना पड़ेगा कि मेरे द्वारा कोई दहेज लेन देन का कोई भी कार्य नहीं किया गया है। यहाँ पर सेल्फ प्रिजम्पशन चलेगी, मतलब एक तरह से जो अभियोजन है, अभियोजन का मामला आधा साबित है यहाँ पर, है ना। सामने वाले को साबित करना है कि आपको
मैंने कोई दहेज का लेन देन नहीं किया है। धारा 8B दहेज प्रतिषेध अधिकारी। अब दहेज प्रतिषेध अधिकारी कौन होता है, तो कौन नियुक्त करता है, तो सबसे पहले राज्य सरकार, मतलब दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन कर रही है, राज्य सरकार। राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी और जितने उसको लगता है कि करना है उतने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है। सेकंड, प्रत्येक दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का पालन कर सकता है। क्या क्या, यह देखना कि इस अधिनियम के उपबंध का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, मतलब कहीं पर इस अधिनियम को, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का कहीं वायलेशन तो नहीं कर रहा है, फर्स्ट। सेकंड, दहेज लेने या देने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को यथास्थिति रोकना, और वो ऐसे दहेज प्रतिषेध अधिकारी ऐसे भी प्रयास करेगा कि लोग दहेज लेना देना से संबंधित, इससे जो दुष्प्रेरण है या मांग से संबंधित चीज़ ही ना उठाएं। थर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो। अब जिन व्यक्तियों ने अपराध कर दिया है उसके लिए साक्ष्य एकत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार ने करी है। और कितने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करेगी, जितना राज्य सरकार उचित समझे। और ऐसे अतिरिक्त कार्य, दहेज प्रतिषेध अधिकारी का और क्या क्या कार्य हैं, ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाए, राज्य सरकार उसको जो भी सौंप दे वो सब करना, और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्देश किए जाए। थर्ड, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की शक्ति प्रदान कर सकता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसकी शक्तियाँ प्राप्त है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ प्राप्त हैं। फोर्थ कहता है, राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन कृत्यों में दक्ष पालन के लिए सलाह देने और सहायता के प्रयोजन के लिए एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति कर सकती है। सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति कौन कर रही है, राज्य सरकार। और किसके लिए कर रही है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी को सहायता और सलाह देने के लिए। और इसमें कौन कौन रहेंगे इस बोर्ड में, तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी उपधारा 1 के अधीन अधिकारिता प्राप्त प्रयोग करेगा और 5 से अनाधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता, मतलब ये जो समिति बन रही है, समिति के अंतर्गत 5 से सलाहकार बोर्ड है, सलाहकार बोर्ड में 5 सदस्य रहेंगे जो समाज सुधारक, इनका उनका अनुभव होना चाहिए। हाँ, जिसमें कम से कम 2 महिला होना आवश्यक है। धारा 9 कहती नियम बनाने की शक्ति, तो इसमें केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है धारा 9 के अंतर्गत। और धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार किसके लिए नियम बना रही है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, है ना, 8B और 8B के 2 और 8B के 3 के लिए नियम बना सकती है राज्य सरकार। धन्यवाद।